सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं अपने YouTube चैनल पर। मैं विपिन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और सीटेट 2022 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। भाषाई कौशल भाग 3 कक्षा यानी कि 3 है आपकी, और 2 भाग हम आपको YouTube पर पढ़ा चुके हैं। वो आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको 3 कौशल पढ़ा चुके हैं: श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल और वाचन कौशल। ठीक है, और ये चौथा आपका कौशल है लेखन कौशल, जो कि आपके सामने रखा गया है। ठीक है, देख लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी वीडियो हम इसके आप तक पहुंचाएं। और एक बार एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कक्षा। ठीक है, तो भाई देखिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और बढ़िया से वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। ठीक है, लेखन कौशल लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। ठीक है, और लेखन की हम बात करें तो लेखन का जो मतलब होता है, ठीक है, लेखन का मतलब होता है लिखना। ठीक है भाई, लेखन का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, और लिखने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? लेखन कौशल कहलाती है। साफ साफ देखिए यहाँ से। ठीक है, भाषा को स्थायी रूप देने के लिए विभिन्न ध्वनि चिन्हों का, ठीक है, प्रयोग करते हुए उसे लिखना आवश्यक है। भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे ही हम लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है, या उसे कहते हैं। लेखन भाषा का मूर्त रूप प्रदान करता है। मूर्त रूप की हम बात करें तो लेखन जो है विकास, मूर्त रूप का मतलब परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन प्रदान करता है आपके भाषाई कौशल में, आपके लिखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा अभी तक, एक बार श्रवण कौशल में हमने सुना, फिर उसके बाद हमने याद किया यानी कि बोला, फिर उसके बाद हमने फिर से पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसी को लिख लिया। और लिखने के जैसे हमने आ लिख लिया, हमने बड़ा आ लिख लिया, हमने का लिख लिया, हमने खा लिख लिया। ठीक है, तो यही लिखने की प्रक्रिया ही आप लोग की क्या कहलाएगी? लेखन कौशल। चलिए अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। लेखन की उपयोगिता। ठीक है, देखिए लेखन की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, आपकी सीखने के क्रम में उपयोगिता क्या है? ठीक है, अपने विचारों को मूर्त रूप देने, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लिखकर विचारों को बहुत लंबी अवधि के लिए स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। अब सुनो, जैसे कहने का मतलब इसका है कि इसके रूप देने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, कि हमको हमको बहुत समय तक याद रहे, बहुत लंबे समय तक हमको याद रहे, तो इसके लिए आपको लिखना आवश्यक है। आप लोग को हमने क्लास में कई बार आपको बताया है कि पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स बना लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। लिखने का मतलब आपको पता है क्या होता है? लिखने का मतलब ये होता है कि कभी भी भूलोगे, भटकोगे तो नोट्स में तुम्हारे लिखा रहेगा, तो तुम याद कर लोगे। तो यहां से वही तो बताया गया भैया, इसमें यही तो बताया गया कि ये लंबी अवधि तक जब नोट्स बनी रहेगी तो चाहे जीवन भर, चाहे जब देखोगे। ठीक है, अगला है जीवन के सभी कार्य, व्यापार, पत्र व्यवहार, घर का दैनिक हिसाब किताब, ठीक, व रिकॉर्ड आदि रखने के लिए लेखन की अनिवार्यता है। यह संदेशों और भावों को, ठीक है, संप्रेषित करने का माध्यम है। भाई संदेशों को हम लिख करके भी भेजते हैं, उधर से संदेश आता है। चिट्ठी जानते हो आप लोग? चिट्ठी इधर से लिखोगे उधर से जाओगे, उधर से लिखकर इधर आएगा। तो सभी कार्य है, दैनिक हिसाब है, किताब है, रिकॉर्ड करना है, तो सारी चीजें हम लिख कर रखते हैं। ये उपयोगिता है लेखक की, लेखन की। ठीक है, आगे लेखन साक्षरता का पर्याय है। जो व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है वही साक्षर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं तो फिर वह निरक्षर बन जाएगा, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। अगर भाई, अगर वह व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो फिर वह साक्षर थोड़ी ना है। और लिख लेगा, पढ़ लेगा, तो इसका मतलब वो साक्षर है। ठीक है, तो ये है आपकी उपयोगिता थोड़ी सी। अगला पॉइंट आगे हम बात करते हैं, लेखनारंभ योग्यता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, इसका अर्थ हो, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो आप लोग का टूटेगा लेखन आर प्लस क्या टूटेगा? आरंभ। ठीक है, लेखन आरंभ की यहां से योग्यता देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से श्रीमती मॉन्टेसरी ने कुछ कहा है, आप लोग देखिए ध्यान से। प्रश्न यहां से आपका ये बनेगा, श्रीमती मॉन्टेसरी ने क्या कहा है?
तो इन्होंने क्या कहा है वो चीज देखेंगे। इनका मानना है कि बच्चों को पढ़ना सीखने से पूर्व उन्हें लिखना सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें लिखना सिखाना जाना चाहिए। देखिए, ठीक, इनका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम यहां से लाओ श्रवण। इनका कहने का मतलब है श्रवण लाओ, ठीक है, यानी सुनना लाओ। फिर उसके बाद इनका मतलब है कि बोलना, अभिव्यक्ति लाओ। फिर इनका मतलब है कि लेखन लाओ, लेखन लाओ। अब फिर लेखन ले आके फिर तो इनका पढ़न लाओ, यानी कि फिर पढ़ने की प्रक्रिया चालू करो। ठीक है, और जो कि ये क्रम सही नहीं है। ठीक है, यानी इनका मतलब है कि पहले लिखना सिखाओ और लिखने के साथ साथ क्या सिखाओ, पढ़ना। उसके बाद ठीक है, यहां से लिखा गया क्योंकि लेखन वाचन की अपेक्षा सरल और आनंदमय कार्य है। ठीक है भाई, इनके मत से बहुत सारे लोग सहमत नहीं जताए थे। क्योंकि भाई जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? भाई जब तक पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? तो इनका मतलब है कि पहले लिखना सिखाओ। याद रखेंगे, लेखन आरंभ के योग्यता जो होती है, इन्होंने श्रीमती मॉन्टेसरी ने एक मत माना है कि बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखाओ, उसके बाद पढ़ना सिखाओ। लेकिन इसके उल्टे में, विपरीत में पोवेल ने भी कुछ कहा है। देखते हैं क्या कहा इन्होंने। इनके विपरीत में पोवेल के अनुसार लिखना सीखने से पूर्व, ठीक है, लिखना सीखने से पूर्व पहले इनको पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। देख लीजिए, ठीक है, पहले इनको पढ़ना सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि वाचन मौखिक क्रिया है और लेखन मानसिक और शारीरिक दोनों है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है, बहुत सत्य कहा और बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, इन्होंने कहा है कि पहले बच्चे को पढ़ना सिखाना चाहिए, पढ़ने आ जाएगा तो फिर वह लिखने बाद में सीख जाएगा अपने आप। नहीं सीखेगा तो पढ़ने के साथ साथ सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाचन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, मौखिक क्रिया, पढ़ने का मतलब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं लगातार, आप लोग सुन रहे हो। लेकिन लेखक जो है मानसिक और शारीरिक दोनों है। अब मानसिक कैसे है कि सोचोगे कि हम क्या लिखेंगे तो कैसे लिखी, हम ये का गलत ना हो जाए। पत्र तो कुछ लोग लिखाते हैं तो कुछ लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं, यार का लिखी हम। और सारे शरीर का मतलब हाथ भी चलेगा। तो मेरे भाई, ये मॉन्टेसरी का, आप लोग का श्रीमती मॉन्टेसरी का निर्णय था कि इन्होंने कहा था कि पहले लिखाओ फिर पढ़ाओ। पोवेल ने कहा था पहले पढ़ाओ फिर लिखाओ। इन्होंने सही कहा था। ठीक, अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। लेखन के प्रकार। भाई देखिए, लेखन के प्रकार की हम बात करें तो लेखन के प्रकार जो होते हैं वह 3 होते हैं। एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख और एक आपका होता है श्रुतलेख। एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख, एक होता है श्रुतलेख। आप लोग इसके प्रकार बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और हमको पता 100% कि आप लोग को ये प्रकार इनके आता है। ठीक है, और ये सुलेख आलेख जब कक्षा 4-5 में रहे हुई हो तो आप लोग को लिखने के लिए गुरुजी देते थे। ठीक है, सुलेख लिख कर आओ, और सुलेख लिख कर आने के लिए कहते थे। और जो बच्चे सुलेख नहीं लिख कर आते थे उनको दंडित किया जाता था। सुंदर, सु का मतलब सुंदर और लेख का मतलब लिखना। चलिए मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, सुलेख की परिभाषा जो दी गई, यहाँ से सुलेख साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, सुंदर लेख को ही क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। सुलेख को इतने भाग हैं, ठीक है, इतने भाग में बांटा गया है। सुलेख को, खाली किसको, सुलेख को बांटा गया है। यानी इन्होंने कहा है कि सुलेख कैसे लिखोगे। ठीक है, वो तरीका यहां से बताया है कि कैसे लिखना है आपको। और ये तरीका आप लोग को किसको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है आप लोग को। इन्होंने कहा है अनुपात। ठीक है, परस्पर वर्णों और मात्राओं के साथ आकार दृष्टि से अनुपात हो। ठीक है, अनुपात परस्पर वर्णों मात्राओं के साथ आकार दृष्टि का। जैसे कि यहां से आपने मात्राओं का वर्णों, जैसे ध्यान सुनेंगे भाई। अब जैसे आपने यहां से लिखा है, छोटा लिखा है, मान लीजिए बड़ा लगाना है। ठीक है, यहां से बड़ा जैसे लगाना है, देखो बड़ा लगाना है तो बड़ा यहां से ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, यहां से इतना नहीं लगाना है, इसके जितना बड़ा आ छोटा लिखे हो उतने बड़ा पर इसको भी लिखना है। देख लिया, बड़ा आ। ठीक है, तो वही है आपका अनुपात। ठीक है, यानी वर्णों और मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि अनुपात हो एकदम बराबर हो चाहिए। सुंदर, अगर सुलेख लिख रहे हो तो लाइन भी लिख रहे हो जैसे, ठीक है, लाइन जैसे अब यहां से देखो, ये लाइन लिख रहे हो तो भाई एकदम लाइन भी सीधी होनी चाहिए। पाई देख लीजिए, यहां से पाई दूसरा सुलेख लिखने के लिए, इस सुंदर लेख के लिए है। ठीक है, पाई का मतलब होता है देवनागरी लिपि के वर्णों में। ठीक है, ये पूर्ण विराम वाली पाई है। चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है।
यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेंगे। पाई का कोण 90 अंश पर होना चाहिए। अब देख लीजिए इसमें जितने भी मैटर टाइप हैं, देख लीजिए जितने भी पाई लगे हैं, देखो ये जैसे ये आपका पाई लिखा हुआ है, यहां से देखो ये पाई एकदम सीधा लिखा हुआ है, ये पाई एकदम सीधा लगा हुआ है, ये पाई एकदम सीधा लगा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला सीधा लगा हुआ, ये भी सीधा। लेकिन बच्चे जब लिखते हैं तो बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे कैसे लिखते हैं, बच्चे लिखते जैसे ऐसे लिखते हैं, का, ऐसे का, ऐसे, जैसे हमने कमल लिखा, बच्चे ने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत लिख दिया उन्होंने ना। तो यही चीज यहां सिखाना सुंदर लेख में, यही सुंदर लेख बनेगा। फिर इसके बाद आती है सिरोरेखा। सिरोरेखा का मतलब ये होता है कि देवनागरी जो लिपि होती है, हिंदी देवनागरी लिपि से ही विकास हुआ है। देवनागरी का मतलब होता है देवनागरी लिपि के वर्णों में सिरोरेखा लगाना अनिवार्य है। सिरोरेखा का मतलब होता है जैसे हमने यहां से लिखा राम, ठीक है। सिरोरेखा का मतलब राम जैसे लिखा, ये जो पाई हमने ऊपर लगा दिया, ये वाली, ये सिरोरेखा, और ये देवनागरी में हमेशा लगाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। देवनागरी लिपि में हमेशा याद रखेंगे, देव, ठीक है, नागरी लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला मात्राओं का प्रयोग। मात्राओं का भी सही से प्रयोग करना है आप लोग को। यानी कहने का मतलब है कि मात्राओं का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, ठीक है, व्यंजनों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ। अब जैसे यहां से हमने ला लिखा, अब इसके साथ अंतिम में बड़ा की मात्रा लगा दी, ठीक है, व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है। तो ये इनके प्रयोग को भी सुंदर लेख बना सकते हो। उचित दूरी, अब जैसे उचित दूरी का मतलब होता है, सुलेख लिख रहे हो, ठीक है, उचित दूरी, जैसे देखिए ये परस्पर यहां लिखा है, ठीक है, वर्ण लिखा है, का लिखा है, मात्रा, उचित दूरी का प्रयोग करना चाहिए सुंदर लिखने के लिए। अनुच्छेद में विभाजन। अनुच्छेद विभाजन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है कि लेख को समुचित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद निर्माण एक कला है, ठीक है। अलग अलग विचार के लिए, अलग अलग विचार के लिए अलग अलग अनुच्छेद की रचना की जानी चाहिए, ठीक। अनुच्छेद, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में तुम लिख रहे हो, जैसे एक पैराग्राफ लिख डालो, फिर यहां से लिखना प्रारंभ करो, फिर एक पैराग्राफ लिख डालो, फिर एक पैराग्राफ लिख डालो, फिर एक पैराग्राफ, यह अनुच्छेद का विभाजन होता है। उचित हाशिया। उचित हाशिया का मतलब यह होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। उचित हाशिया का मतलब यह होता है कि, ठीक है, कि कोई भी शब्द आप लोग लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए एक ये पेज बना दिया हमने, ये पेज बना दिया, ठीक है, ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया, ये दायां है और इधर क्या है, बायां। तो बायां पक्ष से जैसे लाइन खींची है इससे, तो उचित दूरी, जैसे ये पूरा कॉपी है, तो उचित दूरी से यहां से लिखना है, यहां से लिखना है और यहां तक जाकर यहां फिर रुक जाना है, फिर यहां शुरू करना है, फिर यहां तक जाना है, ठीक है, फिर यहां शुरू करना है, फिर यहां तक जाना है, फिर यहां शुरू करना है, फिर यहां तक जाना है। तो इसी को कहते हैं उचित हाशिया, ठीक है। इसी को उचित हाशिया कहते हैं कि अपने शब्दों को दोनों लाइनों के बीच में लिखिए, दोनों लाइनों को छोड़िए, ठीक है। उचित गति, और उचित गति का मतलब होता है कि आप सुलेख लिख रहे हो तो उचित गति होनी चाहिए, कि एक अच्छे विचार से और अच्छी तरीके से, यानी कि 5 मिनट में एक पेज लिख डालो। अगर आप लोग सुलेख लिख रहे हो तो अच्छे से, तो भैया ये सुलेख की परिभाषा है और सुलेख को सुधारने में इतने पॉइंट समझाए जाते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक अनुलेख, ध्यान सुनिएगा भाई। दूसरा आपका क्या है, अनुलेख। अनुलेख की बात करें, ये भी आसान है, किसी आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। अब जैसे मान लो, जैसे साफ साफ लिखा किसी आदर्श लिखाई का, आदर्श का मतलब होता है अध्यापक जो वाचन करे। आदर्श का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं अध्यापक के द्वारा, या हम लिख सकते हैं किताब के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, जैसे लिखा हम बच्चा है, हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा किसी, ठीक है, किसी आदर्श, हम लिख रहे हैं किसी आदर्श, ठीक है, किसी आदर्श, हम लिख रहे हैं लिखाई का, ठीक है, वैसा का, लिखाई का वैसा का, ठीक है, वैसा का वैसा, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसा का वैसा, ठीक है, वैसा का वैसा। ऐसे हम ये जो चीज लिखा है इसी चीज का अनुकरण, अनुकरण का मतलब नकल करना, और नकल करके लिख दें तो, और इसी को ही हम क्या कहेंगे, अनुलेख कहेंगे। अनु का मतलब होता है पीछे, लेख का मतलब लिखा, और पीछे लिखा गया लेख ही हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, अनुलेख कहलाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे
ठीक है, कि किसी आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करना ही अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, और फटाफट सभी लोग बढ़िया से नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये अनुलेख है, अनु प्लस लेख में आप लोग तोड़ सकते हैं और आप लोग कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है श्रुत लेख। आगे क्या आता है भाई? ठीक है, श्रुत लेख। अश्रुत लेख की हम बात करें तो इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, तो ये टूटेगा आपका श्रुत प्लस क्या टूटेगा? लेख। अश्रुत का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। और सुनकर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? श्रुत लेख कहलाएगा। ठीक है, यहां साफ साफ लिखा भाई, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हुए हैं, और अनुलेख में छात्र सामने मुद्रित वर्ण होते हैं। ठीक, अब जैसे आप लोग आलेख बोला जाता है, आप लोग घर परिवार में सुने होंगे, या घर परिवार में कोई बोल रहा है, तुम लिखे जा रहे हो, गुरु जी इमला इमला सुनियो ना, बोल रहे हैं, तुम लिखे जा रहे हो। ठीक, कठिन शब्द बोल रहे हैं, लिखे जा रहे हो, तो यही यार श्रुत लेख, सुनकर लिखा गया। चलो, ये है आप लोग का श्रुत लेख। आगे चलिए, लेखन शिक्षण विधियां, इसको भी पढ़ लेते हैं। लेखन शिक्षण विधिया की हम बात करें तो विधिया में, ठीक है, पहले आती है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। सार्थक रेखाएं, कि सार्थक का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जिसके कुछ ना कुछ अर्थ निकले। 3-4 वर्ष की आयु से ही बच्चे सीधी, तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने लगते हैं ना भाई। छोटा बच्चा है तो टेढ़ी मेढ़ी खींचेगा। अतः इस अवस्था में बच्चों को सार्थक रेखा खींचने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, यह विधि लेखनारंभ योग्यता और अक्षर विन्यास की शिक्षा के बीच की कड़ी है। कुछ सार्थक रेखाएं इस प्रकार हो सकती हैं, कुछ सार्थक रेखाएं इस प्रकार हो सकती हैं। देख लीजिए, मैं यहां से कुछ रेखाएं बनाया हुआ। बच्चे जो होते हैं 3-4 साल के होते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़ लिखत थी, तुम हो रहे हो ये छोट छोट तो टेढ़े मेढ़ लिखत रहे हो। ठीक, अब जैसे यहां से लिखा है सिरोरेखा। ठीक है, अब देखो कुछ सार्थक रेखाएं इस प्रकार है, जैसे सिरोरेखा, सिरोरेखा ऐसे लिख करना है। अनुस्वार की हम बात करें तो अनुस्वार देख लो ये। ठीक है, ये अनुस्वार ऐसे लिखना है। खड़ी पाई जो है, खड़ी पाई, ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है। ठीक है, आ की मात्रा अपूर्ण विराम, इसको खड़ी पाई को ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक, और रा जो बनता है, रा को ऐसे बनाना है आपको, रा को ऐसे। ठीक है, त्रा को ऐसे बनाना है, त्रा को, त्रा जैसे लिखा है, त्रा को ऐसे बनाना है। क्रा को ऐसे बनाना है, प्रा को ऐसे बनाना है, स्त्रा को। कुछ लोग हमने देखा जैसे प्रा ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका गलत है। प्रा जो लिखा जाता है यहां से चीरा जाता है, ये। ठीक है, ये ऐसे। तो यानी कहने का मतलब है कुछ सार्थक रेखाएं ये दिया गए हैं, तो कुछ सार्थक रेखाएं ही हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सार्थक रेखाएं खींचने की विधि है, इसको आपको सिखाना है लिखते समय बच्चों को। अगला खंडसा लेखन विधि। ठीक है, देखिए खंडसा लेखन विधि की हम बात करें भाई, तो यहां पर सार्थक रेखाओं के खींचने के अभ्यास के बाद वर्णों का खंडसा लेखन कराया जाना चाहिए। ठीक है, इस विधि में पूरे वर्ण को एक बार लिखना न सिखाकर उसे खंडों में लिखना सिखाना चाहिए। खंडों में, यहां से खंडसा लिखा, खंड प्लस अंश हो। अब जैसे मान लो, जैसे जैसे लड़का है छोट के, अब जैसे उआ टू उआ वाला वर्ड बनावे के, तो ओका पहले यह सिखाओ, ऐसे खींचो बेटवा, फिर एमा ऐसे खींचो बेटवा, यह बन गा हुआ। बेटवा ऐसे खींचो पहले, फिर एमा ऐसे खींचो, अब फिर यहां ऐसे खींच दो, ये का कबूतर बन गया। ये देखो खंडों में विभक्त है, ये देखो खंड है, उसके बाद इसी से ये तैयार हो गया, और इसी खंड से क्या तैयार हो गया? ये तैयार हो गया ना। अब एक खंड है वा से ये भी तैयार हो गया, वा से बा भी तैयार हो गया। अब जैसे बेटवा ऐसे खींचो, ये खंडों में, किसी भी वर्ण को खंडों में भेज दिया जाए। ठीक है, अब जैसे यहां से वाह है, ऐसे खींचो बेटवा, और यहां ऐसे चीरा मार दो पेट में, या बकरी वाला बा बन गया। तो यही है खंडसा लेखन विधि। अब पा, पहले बेटवा पा बनाना है तो ऐसे बनाओ, ऐसे करो, और उसके बाद फिर ऐसे बना दो, फिर लाइन खींच दो। ठीक है, अब फा बनाओ है तो इसी में फा ऐसे बना दो। ठीक, अब ये देख लीजिए, अगर जैसे सा बनाओ है तो ऐसे पा करो, फिर ऐसे पाए खींचो, फिर इसको पेट चिरुआ कह दो, इसे चीर दो, फिर ऊपर कर दो, ये खटकोड़ वाला सा बन जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो इसी विधि को खंडसा विधि कहते हैं मेरे भाई। तो सार्थक रेखाओं के खींचने के अभ्यास के बाद वर्णों का खंडसा लेखन कराया जाना चाहिए। कि कोई भी शब्द, जैसे खरगोश रखा बनाना है तो उसको ऐसे बनाओ, उसको पहले ऐसे करवाओ,
ठीक है, एक मिनट। ठीक, खरगोश वाला खा बनाना है। अब जैसे उसको ऐसे बनवाओ, ठीक ऐसे बनवाओ, फिर उसको ऐसे बनवाओ, ठीक ऐसे, फिर उसके बाद पाए खिंचवाओ, फिर ऊपर लाइन खिंचवाओ, खरगोश वाला खा बन गया। ठीक है, खरगोश वाला खा बन गया खा। ये है खंड साविधि। वर्णों को तोड़ना है, इसमें तोड़ करके सिखाना है। अगला, ठीक है, तीसरा रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि। इसका मतलब पता है क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो, ध्यान सुनिए, जैसे मान लो इसका मतलब ये होता है, जैसे तख्ती है, ये तख्ती है या कॉपी है, इसमें गुरुजी ऐसे का बना दें, ऐसे खा बना दें, ऐसे गा बना दें, ऐसे घा बना दें। अब लड़का का दे दें तख्ती पे पेंसिल से, ठीक, कहे इसको जाना घर से चढ़ा के आना। ठीक है, अब लड़का यह पे ऐसे का, ऐसे इसका खा, ऐसे गा, ऐसे घा, यह चढ़ा रहा है। इसी को कहते हैं रूप रेखा अनुसरण विधि। यानी कि जौने रूप में देहे ही वही रूप में तुम चढ़ा के आओ। आगे मॉन्टेसरी विधि जो है, इसका मतलब यहां से इन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि इस विधि में सबसे पहले बच्चे को लकड़ी गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत हम बात करें तो इस विधि में भाई, इस विधि में, ठीक है, ध्यान सुनिए, इस विधि में लकड़ी या गत्ते, लकड़ी या गत्ते कुछ भी हो, लकड़ी या गत्ते कागज के, ठीक है, बने हुए वर्ण दिए जाते हैं। ठीक है, और उसी वर्णों को दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है इस पे उंगली फेरो। अब जैसे मान लो लकड़ी को दे दिया गया, ये लकड़ी के दे दिया गया और बच्चों से कहा गया उंगली फेरो। ठीक है, आ है, छोटा है, बाजार में बहुत सारे मिलते हैं ऐसे लकड़ी के, प्लास्टिक के आप लोग वर्ण मिलते होंगे, तो बच्चे को ले आकर दे दो और उस पर उंगली फेरेगा कि ये आ है, बड़ा है, ए है, बी है, सी है, एक है, दो है, यही है मॉन्टेसरी। अगले चलते हैं आगे, पेस्टालोजी की रचनात्मक विधि। ये भैया क्या कहते हैं? ठीक है, इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्णों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। ठीक है, संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। छात्र किसी वर्ण को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन्होंने भैया एक सिंपल सी बात है, साधारण से सरल भाषा में इन्होंने ये कहा है कि जैसे कोई भी प्लास्टिक के या लकड़ी के बने वर्ण को टुकड़ा है, टुकड़ा पड़े हैं, जैसे मान लो यहां से वह पड़ा हुआ है, वहां से एक ये पड़ा हुआ है, वहां से ऊपर ये पड़ा हुआ है, कहीं ये पड़ा हुआ है। ठीक, अब बच्चा इसको फेंका पड़ा हुआ, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, और लड़का आइस, पहले यह का लाइस, फिर उसके बाद डंडी एक थी लगाइस, फिर उसके बाद यह का लगाइस, फिर ऊपर पाई खींच दीस। तो अब लड़का के देखे हम बन गया का कबूतर। यही आप पेस्टालोजी की रचनात्मक विधि। ठीक, कि वर्ण है वो खंडों में विभक्त हैं, वो पढ़े हैं, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, पढ़े हैं, और उसको बच्चा एकत्रित करेगा और एकत्रित करने के बाद उसको जोड़ेगा और जोड़ करके उसको पढ़ेगा। ठीक है, अगला आता है आप लोग का चित्र विधि। और चित्र विधि के अंतर्गत सिंपल सी बात है भाई, इसमें भी कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें वर्णमाला के कितने ही वर्णों को सिखाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। ठीक है, ऐसे चित्रों के कई प्राइमरी भी बाजार में उपलब्ध होते हैं जो चित्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र बना होता है, आ से अनार का से कबूतर का से कमल का चित्र बना है, उसको भी देते हैं बनाने के लिए, प्रवेश कराते हैं सीखने के लिए। अगली विधि आती है आपकी परंपरागत विधि। यह बहुत पुरानी विधि है परंपरागत विधि। ठीक है, इसके अंतर्गत सिखाया जाता है भाई, पहले सबसे पहले स्वर सिखाया जाता है, फिर आपके इसके अंतर्गत व्यंजन सिखाया जाता है, और फिर इसके बाद मात्राओं का प्रयोग कराया जाता है। यह आप लोग यानी परंपरागत विधि कि बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा? स्वर, फिर क्या सिखाया जाएगा? व्यंजन, फिर उसके बाद मात्रा। ठीक है, यही है परंपरागत विधि। ठीक है, समान आकृति समूह विधि। ठीक है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, कि इस विधि के अंतर्गत वर्णों को कुछ समूह में विभाजित किया जाता है तथा एक समूह के वर्णों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में थोड़े से प्रयास में ही छात्रों को यह अनुभव होने लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। अब सुनो, जैसे समान आकृति समूह विधि का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। अब थोड़ा सा देखते हैं यहां से, देखते हैं कहां गया भाई हमारा कलम। हाँ, जैसे देखिए, जैसे हमने समान मिला, जैसे छोटा लिख दिया, हमने बड़ा लिख दिया, हमने ओ लिख दिया और हमने लिख दिया औ। अब देख लो, ये देखो तो समान है सब, समान आकृति समूह विधि ये कहते हैं, और इकट्ठा करा दिया गया, ये समूह समान। हाँ, जैसे हमने लिख दिया, छोटी लिख दिया, हमने बड़ी लिख दिया।
हमने छोटा लिख दिया, हमने बड़ा लिख दिया, ये समान है। ये भी क्या है, समान है। हमने ए लिख दिया, हमने आई लिख दिया, ये भी समान है। अब यहां समान इकट्ठा कर दिया और उससे लड़के से अब करवा पहचानवा रहे हैं कि ये काव है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ओ है, ये ओ है। यही कहा थी समान आकृति समूह विधि। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरी पॉइंट, आप लोग को जितने भी हमने पढ़ाया है समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से आया होगा। ठीक, लेखन कौशल, लिखने की परंपरा, लेखन की उपयोगिता, ठीक है, लेखनारंभ योग्यता मॉन्टेसरी और पोवेल के अनुसार, लेखन के प्रकार, सुलेख, अलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ये आपके कितने भाग में बांटे गए हैं। अनुलेख किसे कहते हैं, श्रुतलेख किसे कहते हैं, शिक्षण विधियां भी हैं, खंडसा विधि है, और रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण, ये भी आपको समझ में आया होगा, मॉन्टेसरी, पेस्टालॉजी और चित्र विधि, परंपरागत और समान आकृति विधि। ठीक है, तो आप सभी का भाषाई कौशल समाप्त होता है। ठीक है, बहुत ध्यान में रखेंगे, भाषाई कौशल समाप्त होता है। तो एक पॉइंट इसी के अंतर्गत बचा है आप लोग को, तीन हमारे विकार हैं, इनको देख लेंगे। और भाषाई विकार, और भाषाई विकार का एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लेंगे। इसके अंतर्गत बच्चा, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। इसके अंतर्गत बच्चा, ठीक है, हकलाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत हकलाता है, ठीक है, तुतलाता है, तुतलाता है, ठीक है, कम सुनाई पड़ता है, यही सब विकार है, कम सुनाई पड़ता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है, हकलाता है, तुतलाता है, और जहां पर ऐसी भावना हो वही विकार हो जाएगा। ठीक, और विकार आप लोग के यहाँ तीन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है आप लोग का क्या, अफेसिया, दूसरा आपका डिसलेक्सिया, और तीसरा आपका हाइपरलेक्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेसिया का मतलब ये होता है, अफेसिया एक सुनने संबंधी एक भाषा अधिकतम विकार है। ठीक है, अगर सुनने संबंधी विकार है, सुनने संबंधी, तो वहां पर आपका क्या लग जाएगा, अफेसिया लग जाएगा। इसमें बालक शिक्षक के दिए गए निर्देशों को, उसके कही गई बातों को हूबहू ग्रहण करने की कठिनाई का अनुभव करता है। ग्रहण करने की क्या करता है, कठिनाई का अनुभव करता है। भाई जब उसको विकार है, अफेसिया का विकार है, वो आसानी से सुन नहीं पा रहा है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि वह दी गई बात का, या जो दिया गया निर्देश है, जो याद कराया जा रहा है, वो नहीं सुन पाएगा, तो कठिनाई होगा। तो सुनने संबंधी जहां कठिनाई हो, ये प्रश्न आता है, उसे अफेसिया कहते हैं। डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया जो है एक भाषा संबंधी अधिगम विकलांगता है, या मुख्य मुख्य रूप से या वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाइयों के, यानी कहने का मतलब है कि ये बोलने के संबंधी है। ठीक है, डिस्लेक्सिया जो है ये किसके संबंध में है, ठीक है, ये बोलने के संबंध में है। ठीक है, ये बोलने, और जब बोलने के संबंध में होगा तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे, सुनने संबंधी होगा अफेसिया कहेंगे। ठीक है, अब इसमें तुतलाता, जिसको कहते हैं तुतला रहा, हकला रहा है, तुतलाता है, जैसे बोल नहीं पला, बोल ले ले में मा मा बोल नहीं पा रहा है। वाणिया लिखित भाषा को पढ़ने, लिखा है उसको पढ़ेगा तो बोलेंगे तो पढ़ेगा, तो इसमें बोलने संबंधी होगा। हाइपरलेक्सिया का मतलब होता है इस प्रकार का अधिगम दिव्यांगता बालकों को शब्दों और वाक्यों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो ये आपका है दिव्यांगता। ठीक है, ये हाइपरलेक्सिया का मतलब होता है, इसका मतलब किससे होता है, आंखों से संबंधित होता है, और यानी करें मतलब दिखाई कम दे या दिखाई ना दे। ठीक है, तो भैया इतने हैं आप लोग के विकार। ठीक है, सुनने संबंधी जो विकार है वो अफेसिया है, बोलने संबंधी जो है डिसलेक्सिया है, और दिखने संबंधी जो है वो हाइपरलेक्सिया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर, तो आप लोग का ये पूर्णतः जो टॉपिक है समाप्त होता है। और इस टॉपिक का हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग को बहुत ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराएंगे, और जितने भी प्रश्न इसके पेपर में आए हुए हैं या जितने प्रश्न आएंगे हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये अंतिम वीडियो था आप लोग का भाषा कौशल से, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। और तीनों वीडियो अगर आपने देखा और अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर करके बताएंगे। और इससे बाहर का भाषा कौशल नहीं पूछा जाएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और प्रैक्टिस अब हम इसके तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस कराएंगे फिर किसी वीडियो में। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक नए अध्याय के साथ।
हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र लेकर के, और पूरा मैंने आप लोग को बता दिया है कि शुरू से शुरू किया है तो पढ़ाकर खत्म करेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता आए मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।